गुड इवनिंग। आप लोगों को आवाज मिल रहा है? कुछ ही किसी गुड का इवनिंग सर। हाँ, किसी का आवाज कोई आ रहा क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। है मिल रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पहले पूछिएगा। कोई भी डाउट है तो उसको पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। डाउट कोई भी है तो उसको हम देख लेते हैं। सर, नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के वो भैरव दत्त जोशी और ज्योतिराम कांडपाल थे। हाँ हाँ, वो मैंने कल बताया तो था कि वही थे। दो लोग थे, बोलना कि दो लोग थे, वहां से दो लोग सर शामिल हुए। दो लोग सर कल मेरा ज्वाइन नहीं। मैंने बताया, शायद आपने सुना नहीं होगा, हमने बताया था। चलिए, वही है। आप उत्तराखंड जब बताएंगे तो उसको विस्तार से बताएंगे। उत्तराखंड आप बनाएंगे तो उसको बता देंगे, ठीक है? तो धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? जी सर। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? देखिए, कल हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया था कि करो और मरो का नारा उसी में दिया गया था। और अलग अलग जेलों में लोगों को रखा गया था। नेहरू जी ने बुक लिखे थे। और उसके बाद इसको लीडरलेस मूवमेंट कहा गया है। और ऑपरेशन जीरो आवाज चलाया गया था। बम्बई में इसका बैठक हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। गुप्त रेडियो चलाया गया था। समानांतर सरकारें चलाई गई थी। तो ये सारी चीज आपको बताया था। उसके बाद आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में और आजाद हिंद फौज के बारे में बताया था। तो आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था कि जो महिला रेजिमेंट बनाया गया था, किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ये सवाल आप लोगों से पूछा था। आप लोग उसको ध्यान दिए। देखिए, जो महिला रेजिमेंट बनाया गया था इसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था उनका नाम। और लक्ष्मी सहगल करके एक लेडी थी उस समय। वो क्या थी, इसकी कमांडर थी। कौन थे? लक्ष्मी सहगल। बाद में देखिएगा, ये हमारे राष्ट्रपति के चुनाव भी लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई। लक्ष्मी सहगल है उनका नाम। तो वो क्या था, जो महिला थी तो वो ओके, रानी लक्ष्मीबाई। जो रेजिमेंट थे उनके क्या था, मतलब लीडर थे कह सकते हैं, उसको नेतृत्व करता है। कमांडेंट कमांडेंट थे उनके। और आपको पता कि ये इम्फाल तक आ चुके थे। इम्फाल कोहिमा तक जीत लिया था। लेकिन 1945 में जो जापान में जो बम गिराए गए थे, परमाणु बम, नागासाकी और हिरोशिमा में जो गिराए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को। तो उसके बाद जापान जब आत्मसमर्पण किया तो जापान में क्या है, नेताजी जा रहे थे तो उसी में उनका प्लेन क्रैश हो गया। क्या हो गया किसी को मालूम नहीं। रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। और आजाद हिंद सरकार बनी थी सिंगापुर में। उसके बाद क्या था, राज बिहारी बोस के नेतृत्व में बनाया गया था। मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह और राज बिहारी बोस पहले ही बना चुका था। उसके बाद क्या था, ये लोग अंडमान निकोबार तक भी जीत लिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। अच्छा, लक्ष्मी सहगल लिख देता, अभी लिख देता हूँ। लक्ष्मी सहगल अभी लिख दूंगा। उसका नाम है लक्ष्मी सहगल। उसके बाद आपको पता कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो, वो वाला बता दिया था। उसके बाद गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। माई स्ट्रगल यानी मेरा संघर्ष नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस का, ये भी आपको बता दिया था। कैसे भारत से काबुल गया था और काबुल से कहा है जर्मनी तक गए थे, वो नाम भी आपको बता दिया था। तो ये क्या है, यहाँ तक समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आजादी का कैसे हुआ, आजादी कैसे मिला। कि अब रह जाता है कि भारत को आजादी का जो लास्ट मोमेंट था उसमें क्या हुआ। देखिएगा, 3-4, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसमें लगभग 3-4 कमिटी यानी मिशन या कह सकते हैं कि एक समिति भारत में आया था। और उन्होंने अलग अलग
विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद जब लास्ट में जब क्या है कैबिनेट मिशन आया था, तभी संविधान सभा बना था। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जब आए, तो माउंटबेटन के नेतृत्व में ही क्या है भारत का विभाजन का पूरा खाका तैयार करके भी लॉर्ड माउंटबेटन को इसलिए भेजा गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन करके दो भागों में। तो देखिएगा कौन कौन से बने थे कमिटी। पहले देखिए, पहले क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन ये आया था 1942 को आया था। उसके बाद बेबल मिशन आया था, यह था 1944। फिर आया था CR फॉर्मूला, ये 1945 को आया था। फिर आया था कैबिनेट मिशन, क्या आया था 1946। ये कभी कभी सन पूछ लेता था कि क्रिप्स मिशन कब आया था या बेबल मिशन कब आया था, CR फॉर्मूला क्या था, अलग अलग इनका अलग अलग माना था। देखिए क्रिप्स मिशन में ये बात बताया गया था कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हो जाएगा तब भारतीयों को क्या कुछ सुविधाएं दिया जाएगा। बेबल मिशन में ये बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तब क्या है कि गवर्नर जनरल का पद और सेनानायक के पद को छोड़ के भारतीयों को सभी पद दे दिया जाएगा। लेकिन बात नहीं बना। CR फॉर्मूला सबसे पहले इस बात पर सहमत हुआ था कि भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। कैबिनेट मिशन भी क्या है भारत को टुकड़े करने के पक्ष में। देखिए जो अंग्रेजों का जो पहले जितने भी मिशन है ना, इसमें क्या है भारत को विभाजित करने की बात नहीं किया गया था। केवल CR फॉर्मूला जो था वो पहली बार क्या है विभाजन की बात किया था। और कैबिनेट मिशन क्या है, इसमें भी क्या बात को बांटने की बात नहीं किया गया था। देखिए भारत को बांटना क्यों नहीं चाहते थे, पहले इसका रीजन भी अंग्रेजों का अलग अलग था। क्योंकि उनको क्या था, एक देश चाहिए था भारत। भारत को अगर बंटवारा कर देंगे तो शक्तिशाली कम हो जाएगा। तो क्योंकि उस समय चाइना में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बनने वाला था। और जो रशिया खुद क्या था, बहुत विशाल उस समय सोवियत संघ था, वो कम्युनिस्ट था। और जो ब्रिटेन था ये है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट था। तो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में क्या था, उसमें शीत युद्ध हो रहा था जिसे कोल्ड वार कहते हैं। और कोल्ड वार में क्या था, उनको एक शक्तिशाली क्षेत्र चाहिए था ब्रिटेन को, अमेरिका को। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। लेकिन जब यहाँ पे माउंटबेटन फॉर्मूला लेके आए, माउंटबेटन ने बोला कि भारत को कैसे विभाजित करें, तो उन्होंने बोला कि बाल्कन विभाजन किया जाए। बाल्कन में छोटे भाग को छोटे छोटे कुछ राज्यों में कुछ देशों में बांट दिया जाए। अगर माउंटबेटन के पहले वाला पॉलिसी को अगर अपना देते भारत, तो भारत में क्या था, भारत जो था वो अभी तो 3 देश बना है, लगता है 10-15 देश बन जाता है। उसको बाल्कन विधि कहा जाता है। तो वो भी भारत के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे छोटे छोटे राज्य बनते हैं, उनको फायदा था। छोटे छोटे के राज्य बनेगा तो आपस में लड़ते रहते, सीमा विवाद में लड़ते रहेंगे। अभी भी देखिए भारत पाकिस्तान और चाइना वाले सीमा सीमा विवाद में उलझे हुए हैं, और जिनको फायदा लेना वो ले जा रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन था। तो बाद में क्या था, माउंटबेटन आए। माउंटबेटन देखिएगा क्या अंतिम गवर्नर जनरल बन के आए। भारत का क्या अंतिम गवर्नर जनरल बन के आया है, ध्यान है शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तो बन के आए तो माउंटबेटन फॉर्मूला। अब क्या था, माउंटबेटन फार्मूला, इनका फॉर्मूला था बाल्कन विधि। बाल्कन विधि या बाल्कन सिद्धांत कह सकते हैं कि बाल्कन की तरह अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ये क्या था, पहले पूर्णतः भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने के लिए स्पष्ट इन्होंने फॉर्मूला दिया था। क्या दो दो राष्ट्र दो दो भागों में बांटने की, भागों में बांटने। लेकिन इसने क्या भारत को बांटने की पहली बात नहीं किया था। उनको संयुक्त भारत चाहिए था। तभी उनको अच्छा मजबूत सरकार, अगर मान लेते हैं कि कल अगर मान लेते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान अगर एक जगह रहते तो जानते थे कि हिंदू और मुसलमानों में हमेशा राइट होता रहेगा, कि कंडीशन ऐसा बन गया तो उसपे क्या था, सरकार स्थिर नहीं बन पाते। सरकार जब स्थिर नहीं बन पाते तो क्या होगा, ब्रिटेन को उनको क्या शक्ति मिलता बहुत, कि कोई ना कोई ब्रिटेन के पक्ष में बात करते। इसलिए ब्रिटेन को क्या था, एक नया अनुसंधान मिला। इसलिए देखिएगा
आजादी के बाद क्या है, अमेरिका ने जो यूके वाले क्षेत्र में, उसमें जो आपको क्षेत्र है वहां पे अपना एयरफोर्स अड्डा बनाया है, गिलगित वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि चाइना और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे उनको काउंटर करना था, उनको बैलेंस करना था। नहीं तो क्या है, जो कम्युनिस्ट का क्षेत्रफल यानी उनका क्षेत्र का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था उस समय। इसके लिए बहुत सारे कारण था। इसलिए देखिएगा, अमेरिका ने क्या किया, जब तक इन क्षेत्रों में दबदबा बनाना था तो पाकिस्तान को बेमतलब से बहुत हथियार और क्या है, बहुत सारा पैसा देते रहे। परमाणु बम तक दिया, परमाणु बम का भी फॉर्मूला अमेरिका ने दिया पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया और चाइना को काउंटर बैलेंस करें। लेकिन बाद में क्या है, उसी को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर लादेन ने जब आक्रमण किया, उसके बाद उनका नीति बदलने लगी, और उसी का फायदा उठा के क्या, चाइना ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तान इतना ज्यादा कर्जा हो गया चाइना के पास। अभी देखिएगा, अफगानिस्तान में क्या है, चाइना ने सबसे पहले राजनयिक संबंध स्थापित किया। तो अब किसी देश ने क्या है, अफगानिस्तान जब तालिबान का सरकार अभी बना है वहां पे, आप लोग जानते हैं 2021 में बना है लगभग, तो तालिबान के गवर्नमेंट बनने के बाद कोई सभी देशों ने अपने जो राजदूत है उन सबको वापस कर लिया था, पहले जितने भी थे जो एम्बेसडर थे। लेकिन अभी देखिए, हाल में 2-3 दिन पहले आपने न्यूज देखा होगा, तो चाइना ने सबसे पहले क्या है, तालिबान के साथ क्या राजनीतिक या राजनयिक संबंध स्थापित किया। अब बताइए, अब क्या है, तालिबान यानी अफगानिस्तान पे भी क्या है, चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको कर्जा के में डुबो देंगे। तो ये चाइना का एक नया पॉलिसी है। तो वो ये पॉलिसी क्या है, पहले ब्रिटेन अपना रहा था, और तो लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक तो क्या है, यहाँ के जो शासन व्यवस्था में जो लोग थे, वो भी सेना के जो लोग थे, वो क्या था, जब आजाद हिंद फौज आपको बताया था, उससे क्या था, आजाद हिंद फौज के जो लोग थे ना, वो उसके प्रति लोगों में संवेदना बहुत ज्यादा हो गया सर आवाज नहीं आ रही। था। आवाज कैसे नहीं आ रही? बस ठीक है, आपका तो आवाज मुझे मिल रहा है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे जो आर्मी था वो आर्मी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गई। जब आर्मी खिलाफ हो जाता सरकार के, तो सरकार को चलाना बहुत मुश्किल। आर्मी और यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर थे यानी आईसीएस ऑफिसर थे, भाई जब सरकार का काम चलाने वाले लोग ही सरकार का साथ ना दे तब कैसे चलेगा। इसलिए क्या था, उनको यहाँ से जाना पड़ा। उनका शक्ति कमजोर हो गया था, ये मतलब नहीं था। यहाँ के आर्मी और जो सिविल सर्वेंट है वो सरकार का साथ छोड़ दिया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये क्या, तो माउंट बेटन फॉर्मूला के मतलब क्या, ये बालकन होगा, ठीक है, इसको जरा सही कीजिएगा। बालकन एक क्षेत्र है यूरोप में, उसको छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग कर दिया था। वहां पे एक देश पहले हुआ करता था, यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया को बहुत सारे देशों में, छोटे छोटे देशों में बांट दिया था, तो उसको बालकन भी कहा जाता है। तो इससे बात क्या है, नहीं हुआ। लेकिन बाद में देखा कि यहाँ पे जब जनता और सेना के विरोध होने लगे, और मुस्लिम लीग भी क्या है, उग्र रूप अपनाना शुरू कर दिया। देखिए क्या, दो घटना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। एक है नेवी का विद्रोह, नेवी मतलब जल सेना का विद्रोह, और दूसरा था मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक गतिविधि। 1946 में ये दोनों घटना होती है, 16 अगस्त 1946। ये भी इसी के आसपास की घटना है। तो जो नेवी थे, नेवी में क्या थे, जैसे कराची और जो मुंबई में बड़ा बेस था नेवी का। एक कराची था जो इसमें पाकिस्तान में है, और एक मुंबई में था। तो यहाँ के जो जल सेना थे, या जिसको अब नौ सेना कहते हैं, नौ सेना के लोगों ने विरोध कर दिया था सरकार का।
मेन था कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, प्रमोशन अच्छा नहीं मिल रहा था, वेतन अच्छा नहीं मिल रहा था, उसका मेन कारण था। तो ये इससे क्या होगा, सरकार का क्या था, आर्मी द्वारा विरोध पहला शुरू कर दिया। दूसरी बात, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया था, सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन कहते हैं। और 16 अगस्त 1946 में शुरू किया था, इसलिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे के मतलब होता है जब तक भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हो जाता है, तब तक क्या होता है, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ा दिया जाए, यानी डायरेक्ट एक्शन किया जाए, यानी जो हिंदुओं है उस पर क्या होता है, अत्याचार किया जाए, और जहां जहां ऐसे गतिविधियां है तो वहां पे, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पे गतिविधियों को तेज करने की बात किया था। ये जिन्ना द्वारा दिया गया था नारा था। तो देखिए, एक तो क्या नेवी ने आक्रमण किया तो अंग्रेज गवर्नमेंट डर गए। दूसरी बात क्या था, जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगे तो भारत के जो कांग्रेस के जो नेता थे वो भी समझ लगे अगर ऐसे अगर टालते रहेंगे तो देश में बहुत सारे लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है बेमतलब। क्योंकि दंगे भी उस समय क्या था, अंग्रेज लोग क्या था, भारत को छोड़ के जाने वाले थे, तो वो भी शासन प्रशासन में क्या है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे, जो हो रहा है होने दीजिए। वो अपने में समेटने में लगे हुए थे कि हम कुछ बचा के ले जाए, आप लोग को क्या सुरक्षित महसूस कराने के लिए क्या काम कर रहे थे। तो इस दो घटना ने क्या है, आप लोग जानते हैं, इसी में 1946 में जो बंगाल में नोआखली का जो दंगा हुआ था, वो बहुत फेमस था, जिसमें गांधी जी भागने निकलने गया था। तो नोआखली का जो दंगा हुआ था कहाँ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, बहुत बड़ा दंगा था, उसमें हजारों लोग मारे गए थे, बच्चे बच्चे को काट काट के फेंक दिया था उसमें, बहुत मतलब मार काट हुआ, दोनों पक्ष से हुआ, केवल हिंदू मुस्लिम में, हिंदुओं के भी बहुत लोग मरे, मुसलमानों के भी बहुत से लोग मरे। उसके बाद बिहार में दंगा हुआ था, पंजाब में दंगा हो गया। तो ये जो दंगा होने लगे, राइट्स होने लगे, तो जो नेता थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनका क्या विभाजन से क्या है, विभाजन करना ही क्या था, एक उद्देश्य रह गया था। तो इसमें क्या था, नोआखाली का दंगा सबसे फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि गांधी जी आ गए थे, बहुत फेमस है। ये कहाँ पे है, बंगाल में था उस समय, बंगाल में। और नोआखाली में, इसलिए देखिएगा, एक सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि जब भारत आजाद हुआ था जिस दिन 15 अगस्त को, उसमें गांधी जी किसी भी समारोह में या कहीं पर भी जो आजादी का जो जश्न हो रहा था वो पे शामिल नहीं हुआ था। क्योंकि उस समय गांधी जी कहाँ थे, नोआखाली में थे, गंगा को शांत करवा रहे थे। इधर लोग आजादी का जश्न मना रहे थे और गांधी जी कहाँ थे, नोआखाली में गंगा को शांत करवा रहे थे। इसलिए गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कई भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या था, अब अंग्रेजों को भारत जाना चाहिए, इसके लिए देखिएगा क्या है, 18 जुलाई, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या ड्राफ्ट पास हुआ, जिसे भारत विभाजन अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत विभाजन अधिनियम, भारत विभाजन अधिनियम, इंडिया डिवाइडेड एक्ट। कब आया था, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ। पास होने के बाद 15 अगस्त को ये डिसाइड किया है कि जो उस समय के जो भारत था उसको दो डोमिनियन स्टेट में बांट दिया जाए, या दो अधिराज्य में बांट दिया जाए। क्योंकि डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि वहां का शासन वो खुद देखेगा, वो क्या होता है, संयुक्त शासन नहीं रहेगा। तो देखिए, दो भागों में विभाजित कर दिया, एक क्या था, दो भाग बना दिया गया, दो भाग, एक को कहा भारत और दूसरे को नाम दिया पाकिस्तान। और इनके बीच में जो सीमा रेखा बनाया गया था वो किनके द्वारा बनाया गया था, रेड क्लिफ के द्वारा। रेड क्लिफ एक दिन आए और लोगों के बीच में दीवार बना के चले गए। इसलिए आज भी देखिएगा क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं ना, वो इन सीमा को नहीं मानते हैं।
बहुत बार लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। यह भारत सरकार भी नहीं मानते हैं कभी कभी कि रेड क्लिफ ने क्या कर दिया, इन दोनों देशों के बीच में सीमा बना दिया। तो अब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग अधिनियम बन गए। कब बन गए? देखिए इन्होंने 14 अगस्त को बनाना शुरू कर दिया और भारत ने 15 अगस्त को बनाना शुरू कर दिया। वो क्या समय जोन है वो आपको बता दिया था, वो अलग बात है। 15 अगस्त को मेनली हम भारत को आजाद मानते हैं, 15 अगस्त को। ये काम कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को हुआ। अब देखिए भारत में एक तो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? देखिए भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन था भारत का गवर्नर जनरल। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू। हाँ। और इधर देखिएगा, इधर का जो गवर्नर जनरल थे ये बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने थे कौन बने थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। हाँ जी। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन क्या है, 1948 तक गवर्नर जनरल थे। मतलब 1948 से लेके 1950 तक कौन गवर्नर जनरल थे भारत के? आप लोग बताइए जरा। तो 1948। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जो सी राजगोपालाचारी है, जिसको आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहा जाता है, वो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखिए दो शब्द इसके साथ ऐड होता है, इसमें शब्द देखिए दो शब्द याद हुआ। क्या शब्द याद हुआ? प्रथम भारतीय या अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ पे लिख दीजिएगा। प्रथम भारतीय अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपका चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। बाद में मद्रास के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। तो प्रथम भारतीय अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय अंतिम तो भारतीय। गवर्नर जनरल राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट हुआ। वो देखिए, हाँ उस समय कह सकते हैं। देखिए उस समय राष्ट्रपति नहीं कह सकते, राष्ट्रपति कहने का अलग सेंस होता है। राष्ट्रपति का मतलब जनता द्वारा चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रपति कहने के लिए क्या होना चाहिए? जनता द्वारा चुनाव होना चाहिए। मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए उस समय देखिए ये क्या था, ये क्या था, जो ब्रिटेन के जो महारानी थी वो चुनती थी। तो ये अपॉइंटमेंट वाला पोस्ट है। देखिए ये क्या होता है, एक होता है मनोनीत वाला पोस्ट और एक होता है नियुक्त वाला पोस्ट। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या, राष्ट्रपति का मनोनयन नहीं होता, नहीं अपॉइंटमेंट नहीं होता है। उनका क्या होता है? नियुक्त, उसका चुनाव होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? चुनाव के माध्यम से, उसको चुनाव के माध्यम से करते हैं। तो वर्तमान में उस हिसाब से कह सकते हैं कि उसमें राष्ट्रपति जैसा समकक्ष कह सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं थे, समकक्ष कह सकते हैं। तो इनकी पावर क्या पावर होती है? पावर ये था कि वो सर्वोच्च थे। जैसे हमारे राष्ट्रपति इस समय सर्वोच्च है ना, तो उस समय जो गवर्नर जनरल होते थे वो सर्वोच्च थे। मतलब भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे उस समय, तो वो क्या थे, भारतीय प्रशासन के प्रमुख होते। देखिए आज भी क्या होता है, हमारे भारतीय प्रशासन का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री क्या है? सरकार के प्रमुख होते हैं। और राष्ट्रपति क्या है? हमारे देश का या हमारे प्रशासन का, हमारे संविधान का प्रधान है। इसलिए आप लोग देखिए हमेशा लिखते हैं ना, देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो हमारे संविधान का प्रथम है, हमारे देश का प्रथम व्यक्ति है। शायद वो अलग बात है कि हमारे हमने क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया, इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का उतना महत्व नहीं है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का बहुत महत्व है, और हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का उतना महत्व नहीं है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा जाता है, कि उनका
देखिए भारत में अगर दो दो ऐसा पद है, अगर किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म करना है तो दो पोस्ट बना उसमें बैठा दीजिए, एक राज्यपाल बना दीजिए, एक राष्ट्रपति बना दीजिए। उसके बाद क्या होता है, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म। क्योंकि राज्यपाल बनने के बाद क्या जनता से मिलना नहीं होगा, भाई जनता से जब नहीं मिलेगा तो नेता कैसे बन जाएंगे। तो पॉलिटिकल चीज खराब करना है तो व्यक्ति को दो चीज कर दीजिए, एक तो राष्ट्रपति बना दीजिए या तो राज्यपाल बना दीजिए, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म। इसे देखिए जो नेता होते हैं, जो पावरफुल नेता होते हैं, वो कभी राज्यपाल और क्या है, कभी राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते। तो ये भाग क्या है, दो भागों में डिवाइड हो गया, भारत और पाकिस्तान। और ये रेड क्लिफ जो रेखा है या रेड क्लिफ जो लाइन है, ये दोनों देशों के बीच में क्या सीमा का निर्धारण किया है। ठीक है, ये दोनों सीमा। तो भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम या अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रधानमंत्री कौन बने थे, लियाकत अली खान बने थे। और भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, नेहरू जी बने थे। नेहरू जी की उसमें कैबिनेट। सर मोहम्मद अली जिन्ना की सितंबर में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल आया था उनके वहां, या फिर वो लास्ट? वही लास्ट है, उसके बाद वहां पे क्या आ गया था, राष्ट्रपति चुनाव हो गया था, मतलब संविधान लागू हो गया था। तो पाकिस्तान का संविधान बहुत जल्दी बन गया था ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हमारे संविधान सभा में जब लोगों का चयन हुआ था, दोनों पाकिस्तान और इंडिया के जो भी लोग थे वो एक साथ हुआ था। लेकिन बाद में क्या, पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, उन्होंने क्या वॉकआउट कर दिया था संविधान सभा से, और उन्होंने अलग सा संविधान सभा बना के पाकिस्तान का अलग से क्या है संविधान बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के संविधान बड़ा छोटा संविधान है। हमारे देश जानते हैं भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, बनने में टाइम ज्यादा लगा है, और उनके संविधान बनने में उतना टाइम नहीं लगा है, इसलिए वो जल्दी लागू हो गया। देखिए हमारे देश में जिस दिन संविधान लागू हो गया ना, उसी दिन से हम लोग क्या है गणतंत्र बन गए, रिपब्लिक बन गए। 26 जनवरी से, 26 जनवरी से में क्या है पुनः तक क्या है संविधान लागू हुआ, और उन्हीं से हम क्या है गणतंत्र बने। उससे पहले हम लोग क्या थे, गणतंत्र नहीं थे, यानी रिपब्लिक नहीं थे। क्योंकि उस समय भी क्या है कहीं ना कहीं जो हमारे राज्य राष्ट्र प्रमुख है वो क्या ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किया गया था। राष्ट्र प्रमुख की बात बोल रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए कभी कभी बीजेपी वाले बोलते हैं कि नेहरू ने क्या है अंग्रेजों के समक्ष शपथ लिया था, लेकिन वो कंडीशन था, वो अब अंग्रेज शासन कर रहे थे, उनके सामने लेंगे नहीं। अब अगर बीजेपी के सरकार भी अगर होती तो वो भी लेते, तो वो आरोप लगाना पॉलिटिकल आरोप कभी कभी लगा देते हैं, तो वो अलग बात। तो इससे क्या भारत का विभाजन हो गया और दो राज्य बन गए, एक पाकिस्तान और भारत। अब देखिए पाकिस्तान का जो शब्द है या पाकिस्तान कैसे बना, इसको पहली बार किसने इस बात को पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था या बनाया था। तो इसमें देखिए या टू नेशन थ्योरी किसने लाया था, ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो इसके लिए पहले आपको मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। देखिए जो मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों के हितों के लिए बनाया गया था। 1906 में बनाया गया था ढाका में। ढाका के उस समय नवाब थे, तो ढाका के नवाब ने क्या है उसको बनाया था। मुस्लिम लीग कब हुआ था, 1906 में। प्लेस स्थान ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। प्रथम अध्यक्ष आगा खान। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम सुनिएगा, मोहम्मद इकबाल। ये उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। इन्होंने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, जिसको टू नेशन थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने 1931 के मुस्लिम लीग जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बताया था कि भारत जो है वो वहाँ पे दो संस्कृति के लोग रहते हैं।
दो संस्कृति के लोग देखेगा। यूरोप में जितने भी राज्य बने ना, संस्कृति के आधार पर बने, धर्म के आधार पर नहीं बने, बल्कि वहाँ पे कल्चर के आधार पर राज्य बने यूरोप में। जैसे जो फ्रांसीसी यानी फ्रांस जो लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, उन्हें फ्रांस बना है। जर्मन जर्मन, अंग्रेज वाले अंग्रेज। तो उसी, क्योंकि ये देखिए अधिकतर जितने भी पढ़े लिखे लोग थे ना, ये सब यूरोप से पढ़े लिखे लोग थे। चाहे जितने भी भारत के उस समय के लीडर थे, लगभग सभी यूरोप से पढ़े लिखे थे। तो उनका विचारधारा भी क्या है, यूरोप जैसा ही होना चाहिए। तो इन्होंने पहले टू नेशन थोड़ी दिया था कि भारत में दो तरह के क्या है कल्चर रहते हैं। एक कल्चर क्या है, हिंदू संस्कृति है, और एक है आपका मुस्लिम संस्कृति। इनके सांस्कृतिक संस्कृति में बहुत बदलाव है, लेकिन बदलाव उतना ज्यादा नहीं है जितना लोग दिखाते हैं। अब थोड़ा सा इस बात में, इसमें आप थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिएगा कि जो पंजाब के जो मुसलमान है और पंजाब के जो हिंदू है, और बंगाल के जो मुसलमान है और बंगाल के जो हिंदू है, तो पंजाब के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान के कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, उनका अपना भोजन होता है, उनका अपना पहनाव होता है, उनका अपना लोकल जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो सब अपनाते हैं। बंगाल के जो मुसलमान पंजाब वाले मुसलमानों को अपना नहीं सकते। उसी प्रकार से क्या है, पंजाब वाले जो हिंदू है वो बंगाल वाले हिंदू से कभी मैच नहीं हो सकते। उनके भी क्या था, हिंदू है लेकिन शादी ब्याह बहुत सारे चीजों में, पहनावों में बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये मतलब उनका अपना मानना था, लेकिन क्या था, ये सही नहीं है। कल्चर के बारे में क्या था, इंडिया को डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में क्या था, थोड़े थोड़े दूर पे ही क्या था, हर 10-15 किलोमीटर के बाद कल्चर चेंज हो जाता है। अब उत्तराखंड में देखिएगा, कितने छोटे से राज्य, वहाँ पे कितने कल्चर है। तो इसलिए क्या था, और देखिए ये जो इकबाल है ना, यहाँ पे देखिएगा एक इन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा गीत दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वाला जो गीत आप पढ़ते हैं, इस गीत को लिखा था। और एक नारा भगत सिंह ने दिया था, इनके ही लिखा हुआ नारा था, जिन्होंने नारा के रूप में, स्लोगन के रूप में भगत सिंह ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये इकबाल ने लिखा था और इसको स्लोगन के रूप में भगत सिंह ने यूज किया था, इनकलाब जिंदाबाद। जो वाला नारा था वो भी इन्हीं का है। तो इन्होंने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत को इन्होंने अपनाया। बाद में 1936 में, ये 1931 की बात है, 1936 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक लड़का पढ़ता था, पाकिस्तान कराची के उस साइड के, उसका नाम था रहमत अली चौधरी। कौन थे, रहमत अली चौधरी। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया था। जो पाकिस्तान है, जो शब्द है, इस शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन है, इन्होंने क्या था, पाकिस्तान शब्द दिया था। अगर आपसे पूछा था कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो रहमत अली जिन्ना। देखिए पहले रहमत अली चौधरी, ठीक है, पहले जो जिन्ना थे वो कट्टर नहीं थे, तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो उनका उस समय भारत के सबसे महान, मैंने महान कह सकते हैं, उस समय बहुत महंगे वकीलों में से एक थे। उस समय समझ लीजिए उनका इनकम बहुत ज्यादा था, भारत के मतलब बड़े वकीलों में एक थे उनका नाम। और खुद क्या था, जिन्ना के परिवार भी गुजराती हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने थे। तो पढ़े लिखे व्यक्ति क्या होता है, सर हाँ बताइए। सर हाँ ये बताइए। 1936 में दिया था इनने पाकिस्तान शब्द। हाँ शब्द दिया था उन्होंने, शब्द दिया, पाकिस्तान बना नहीं, शब्द दिया था। तो शब्द बहुत नहीं नहीं, मतलब हाँ हाँ सोच दिया था पहले। हाँ 1936 यानी 1936 में दिया था। कैम्ब्रिज के पढ़ने वाला व्यक्ति था ये,
एक स्टूडेंट था, उन्होंने दिया था। जैसे उत्तरांचल बना है, फिर उत्तराखंड बना है, किसी ना किसी नाम तो देता होगा ना, तो इस प्रकार से जो नाम दिया जाता है। पर टू नेशन थ्योरी उन्होंने कौन से साल में दी थी मोहम्मद इकबाल ने? 31, देखिए लिखा है ना, 1931 लिखा तो है। 1931 में दिया था, मुस्लिम लीग के सम्मेलन में दिया था। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या है, ये बात रखी थी, ठीक है। ये नहीं कि दो नेशन बन गया था। देखिए कोई भी चीज बनने में टाइम लगता है। जैसे उत्तराखंड बोले तो उत्तराखंड अलग हो, पर सबसे पहले उत्तराखंड को अलग होने के बाद कब किया गया था? 1938 में किया गया था। और वह उत्तराखंड बना कब? 2000 में। 2000। 2000। तो कितने साल बना? तो ये प्रोसेस होता है। कोई भी चीज पहले विचारधारा बनता है, फिर उसमें लोग जुड़ते हैं। तो विचारधारा ये बन रहा था टू नेशन थ्योरी का, कि हिंदू संस्कृति अलग है, मुस्लिम संस्कृति अलग है, इसलिए मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए। जैसे यूरोप वाला थॉट लाया था यहाँ पे। यूरोप में ऐसा ही है। यूरोप में जितने भी देश देखिएगा आप, यूरोप में अगर पढ़ने लिखने कभी कोई जाता है ना, देखिएगा उस देश का अपने लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, फिर उसमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लेता अब यूरोप में गए, यूक्रेन में बहुत सारे लोग जाते हैं, एमबीबीएस करने सस्ता होता है, तो पहले साल वहाँ पे यूक्रेन का भाषा सिखाया जाता है। या रशिया में लोग जाते हैं एमबीबीएस या कोई भी पढ़ने के लिए, पहले साल क्या है, कोर्स नहीं पढ़ा जाता, पहले साल लैंग्वेज पढ़ा जाता है, फिर उसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा विडम्बना है। इंडिया में क्या है, भारतीय लैंग्वेज को छोड़ के क्या है, अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। तो इंडिया अलग है। लेकिन यूरोप में देखिएगा, यूरोप ज्यादा हमसे ज्यादा, अगर संस्कृति के माध्यम से देखा जाए तो हमसे ज्यादा कट्टर है। संस्कृति के माध्यम में वो अपने संस्कृति को नहीं छोड़ता। जैसे हिटलर ने जर्मनवाद की जो बात की है, तो कितना कट्टर था, पहले पूरे यहूदियों को मार दिया। तो उसी हिसाब से बहुत ज्यादा कट्टर है। तो उसी प्रकार से क्या होता, भारत में क्या ऐसे नहीं होता। तो उसी ये सब लोग सब यूरोप से पढ़ के आए थे ना, तो कहीं नहीं, जब यहाँ से पढ़ के आएगा तो उसका विचारधारा साफ तो रह जाएगा ना। तो इसमें क्या है, तो पाकिस्तान